गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू लेक्चर नंबर 14 जीएस की रिवीजन। ये छोटा सा ही लेक्चर है, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा और इसमें हम लोग कवर करेंगे कुछ एग्जाम्पशंस। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपने मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का ये वाला पॉइंट कवर किया था, पॉइंट नंबर 15 नोटिफिकेशन नंबर 12 का। ठीक है, और मैंने आपको कहा था इसका पूरा एनालिसिस पढ़ लेना एक तो, और एक आपको कहा था घर से पढ़ना पॉइंट नंबर 17। 16 में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। 16 बस इतना सा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह रही है एयर वालों को कि आप अगर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, ठीक है, कुछ ऐसे इन्होंने एयरपोर्ट्स वो करें, नोटिफाई करें, उनको कनेक्ट करें आपस में, तो वहां से अगर कोई फ्लाइट आ रही है या जा रही है तो वहां पे टिकट सस्ती हो। तो एयर वालों को बोला, एयरलाइन वालों को, कि आप सस्ती उड़ाने भराओ, जो आपकी ये वायबिलिटी गैप फंडिंग आएगी, क्योंकि एयरलाइन कंपनी हमारे लिए वायबल नहीं है इतना सस्ता जहाज उड़ाना। तो गवर्नमेंट कहती है हम आपको उसके पैसे देंगे, वायबिलिटी गैप फंडिंग करेंगे। तो बताओ रेसिपिएंट कौन हुआ सर्विस का? सेंट्रल गवर्नमेंट। रेसिपिएंट वही तो हुआ, पेमेंट कर रही है। तो ये पॉइंट इस पे एग्जाम है, पढ़ लोगे। पॉइंट 17 सुनो अब। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेलवेज, यानी रेल यात्रा एग्जाम्प्ट है। पर अगर आप कहीं एसी कोच में चढ़ गए या अगर आप कहीं फर्स्ट क्लास में चढ़ गए, चाहे उसमें एसी ना भी लगाओ, इवन देन इट इज नॉट टैक्सेबल, सॉरी, इवन देन इट इज एग्जाम्प्ट। अगर एसी नहीं लगा हुआ और अगर वो फर्स्ट क्लास नहीं है तो वो एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर आप फर्स्ट क्लास एसी में चढ़ गए या एसी में चढ़ गए अकेले, सर फर्स्ट क्लास विदाउट एसी कौन सा हो सकता है? हो सकता है। मान लो कोई हिल स्टेशन में कोई ट्रेन चल रही है, एसी की जरूरत नहीं है मान लो, पर लेकिन है फर्स्ट क्लास, अंदर आलीशान फैसिलिटीज हैं, तो इट कैन बी। फर्स्ट क्लास जो टिकट अफोर्ड कर सकता है, जो एसी कोच की टिकट अफोर्ड कर सकता है, वो जीएसटी भी दे देगा। यस और नो? मेट्रो एसी वाली होती है पर फिर भी एग्जाम्प्ट है, ध्यान रखना। मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे, ये एग्जाम्पल है। इनलैंड वाटरवेज, यानी अगर आप पानी के थ्रू इंडिया में इनलैंड, जैसे मुंबई से गोवा, वो तो समुंदर है, वो इनलैंड वाटरवे नहीं है। लेकिन अगर मान लो एक शहर से दूसरे शहर थ्रू वाटरवेज आप जा रहे हो, कोई रास्ते से पानी होता जा रहा है लैंड पोर्शन से, उस पर अगर कोई शिप चल रही है, जैसे हमारे बादल साहब ने कहा था एक बार कि मैं पानी वाली बसा चला दूंगा, समझ रहे हो, तो वो इनलैंड वाटरवेज होता है। यहाँ पे समुंदर थोड़ी ना है, वो इनलैंड वाटरवेज में चलती, वो एग्जाम्प्ट होती। यस और नो? आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चढ़ गए इन अ वेसल, सर वेसल भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली होती है। यस, आप ये ऐसे एरियाज में जाओगे जहाँ सी या पानी का ज्यादा है आसपास का सिस्टम, तो वहां पे ना, जैसे हमारे यहाँ बसेस चलती हैं, वहां पे नॉर्मल यातायात के लिए वेसल्स चलती हैं। तो अगर तो वेसल ऐसी है जो टूरिज्म पर्पस के लिए, जैसे क्रूज वगैरह होती हैं, लेजर शिप्स होती हैं, यॉट्स होते हैं, वो तो इंजॉयमेंट वगैरह के पर्पस के लिए होते हैं, वो तो टूरिज्म पर्पस के लिए होते हैं, उन पर तो जीएसटी लग जाएगा। लेकिन अगर आप एक पब्लिक वेसल में चढ़ जाते हो और इंडिया में ही कहीं जा रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह, जैसे आप अंडमान निकोबार आइलैंड जाओ, वो इंडिया का पार्ट है, वहां जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है मैक्सिमम थ्रू वाटर्स है। तो वहां पे एक आइलैंड है हैवलॉक, अगर आप अंडमान निकोबार से हैवलॉक जाते हो और ऐसी वेसल में जाते हो जो टूरिज्म पर्पज के लिए नहीं, वो एग्जाम्प्ट है। यहाँ इनलैंड वाटरवेज का पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना। यानी इनलैंड वाटरवेज की एग्जाम्पशन लगे, ये आप चाहे थ्रू सी भी जा रहे हो तो भी एग्जाम्प्ट है। जैसे पोर्ट ब्लेयर से मैं हैवलॉक गया था, हम लोग ने क्रूज शिप में गए थे, पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक है इंडिया में थ्रू अ वेसल, बट दैट वेसल इज नॉट फॉर पब्लिक कन्वेंस नॉर्मल, दैट इज फॉर टूरिज्म पर्पस, वो टैक्सेबल हो जाएगी। फिर अगर आप मीटर्ड कैब पे चढ़ जाते हो, अब मीटर्ड कैब इज नॉट रेडियो टैक्सी, याद करो, रेडियो टैक्सी तो मैंने कहा था टैक्सेबल की रहेगी हमेशा। मीटर्ड कैब तो वो होती है जो फॉर हायर नहीं होती, वो मीटर जीरो करके चलाते हैं, इनमें एसी वगैरह भी नहीं लगा होता। वैसे अगर एसी लगा भी हुआ तो भी ये टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि मीटर्ड कैब यहाँ कवर ही कर दी, और ऑटो रिक्शा भी कवर कर दिए, इंक्लूडिंग ई रिक्शा। ई रिक्शा का डेफिनेशन पढ़ लेना, मीटर्ड कैब का डेफिनेशन पढ़ लेना, और ये एनालिसिस ऑफ डी मैंने आपको समझा दिया, और इसके दोनों पॉइंट आपको मैंने समझा दिए। आई होप पॉइंट नंबर 17 आज आप घर से अच्छे से पढ़ लोगे, इंपॉर्टेंट है। पॉइंट 17 भी इंपॉर्टेंट है और पॉइंट नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट था, मैंने स्टार लगा दिए दोनों पे। यस और नो?
क्योंकि इस चैप्टर में आपको मेन मेन इंपॉर्टेंट वाली पढ़ के जाने हैं बाद में। 18 में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। पहले तो देखो क्या बोलता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इज एग्जाम। फिर कहता है रुको 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 रुको, एक्सेप्ट, एक तो जीटीए को एग्जाम नहीं करूंगा, एक कोरियर को एग्जाम नहीं करूंगा। अब जीटीए तो बहुत बड़ा सेक्टर है, इसकी एग्जाम्पशन मार के। और दूसरा, अगर आप गुड्स इनलैंड वाटरवे से लेके जा रहे हो एग्जाम्प्ट है, यानी इनलैंड वाटरवे से तो पैसेंजर भी एग्जाम्प्ट हो गए और इनलैंड वाटरवे से गुड्स भी एग्जाम्प्ट हो गए, यस और नो। और गुड्स बाय रोड भी एग्जाम्प्ट हो गए एक्सेप्ट जीटीए एंड कोरियर। अब जीटीए से रिलेटेड कहाँ पे एग्जाम्पशन है, तो ये डेट्स ठीक कर लेना, 19A 19B एंट्री में, ये 30/9/2021, 30/9/2021 कर लेना, चेक कर लो 19A और 19B नंबर एंट्री, 19A और 19B इन दोनों में डेट एक्सटेंड हो गई है। और ये डेट कितनी हो गई है, 30 सितंबर 2021। इन तीनों पॉइंट्स में गौर कीजिएगा, कॉमन क्या है, गुड्स गुड्स गुड्स, तीनों में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हैं। एक में एयर से गुड्स आ रहा है बाहर से इंडिया के कस्टम स्टेशन तक, यानी अगर कोई बाहर से गुड्स इंपोर्ट हो रहा है बाय एयर, उसका जो फ्रेट है एयर फ्रेट वो एग्जाम्प्ट है पॉइंट नंबर 19 में, चेक करा। और 19A में उल्टा है, एयरक्राफ्ट से सामान इंडिया से बाहर जा रहा है उसे भी एग्जाम्प्ट किया हुआ है। और 19B में वेसल से गुड्स आ रहा है, मतलब जा रहा है इंडिया से बाहर, यानी 19A और 19B सिमिलर एंट्रीज हैं, पर दोनों में फर्क क्या है, एक में एयर एक में वेसल। और अगर गुड्स इंपोर्ट हो रहा है उसमें सिर्फ एयर। आप तीनों कंपेयर कर लेना, 19, 19A 19B तीनों हो गए मेरी तरफ से। 19C आपकी बुक में नहीं होगा, ये अभी लेटेस्ट है, सैटेलाइट लॉन्च सर्विस सप्लाइड बाय इसरो, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड आर एग्जाम। देख लो कहां लिखना है, 19C, 19C एंट्री, सैटेलाइट लॉन्च सर्विस सप्लाइड बाय इसरो, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसे एंट्रिक्स एंट्रिक्स ना पड़ी जाना, और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, दे आर एग्जाम। 19C एंट्री है। उसके बाद जो 20 एंड 21 नंबर एंट्री है, ये कॉमन एंट्री थी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 20 एंड 21। इसमें रेल और वेसल की एक तो कॉमन एग्जाम्पशन थी, रेलवे इक्विपमेंट्स और मटेरियल की, एक जीटीए से रिलेटेड एग्जाम्पशन थी राइट साइड पे, और नीचे थी कॉमन एग्जाम्पशन जो रेल वेसल जीटीए तीनों को है। बताओ इन पूरे केसेस में कौन सी सर्विस एग्जाम्प्ट है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। और बताओ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के बदले क्या लिया जाता है, फ्रेट, तो फ्रेट एग्जाम्पशन की बात है सारी। यानी ऊपर जीटीए को टैक्सेबल तो करा, ऊपर जीटीए को टैक्सेबल तो करा इस एंट्री ने, लेकिन 20 नंबर एंट्री 21 नंबर एंट्री इसने कुछ क्या दे दी, एग्जाम्पशन। तो रीड एंट्री 20 एंड 21, ये मैंने किसके साथ लिख दिया, 18 के साथ, कि जीटीए को टैक्सेबल तो करा है, बट 20 और 21 नंबर एंट्री अगर आप पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ चीजों की क्या है एग्जाम्पशन, यस और नो। तो इस पे भी तारा लगा दिया 20 एंड 21। यहाँ जीटीए के बारे में काफी डिटेल में समझा रखा है, आप इसके बारे में पढ़ लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर एक बार पढ़ लेना। 21 एंट्री चाहे छोड़ देना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 21 भी अभी नहीं आई है, 21 भी अभी नहीं आई है। ये तो ना आपको याद है एक पॉइंट था जब हमने जीटीए का रिवर्स चार्ज किया था, कि अगर सामने रेसिपिएंट है कोई सीजीएसजी यूटी एलए एजेंसी जिसने रजिस्ट्रेशन ले रखी है सिर्फ टीडीएस काटने के लिए, याद आ रहा है, तो हम कहते थे रिवर्स चार्ज नहीं लगाएंगे, यहाँ एग्जाम्प्ट ही कर दिया सर्विस को। इस सर्विस को क्या कर दिया, एग्जाम्प्ट ही कर दिया, कि जहां सप्लायर जीटीए और सामने रेसिपिएंट कौन है, सीजीएसजी यूटी एलए जीए,
इनका कोई ऐसा यूनिट है या डिपार्टमेंट है जिसने रजिस्ट्रेशन करवा रखी है जीएसटी की, बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? जो ये 22 नंबर एंट्री है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अभी नहीं मैं डिस्कस कर रहा, थोड़ा टाइम लगेगा इस पे। 23 पढ़ लो। ब्रिज रोडवे टोल चार्जेस एग्जम्प्ट है, टोल चार्जेस का एन्युटी भी एग्जम्प्ट है। फिर एक ना पॉइंट था एग्रीकल्चर वाला, एग्रीकल्चर में ना एक पॉइंट होता था लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जाम्प्ट, बट राइस इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसे अलग से एग्जाम्पशन दे रखी है। बताओ राइस वाले केस में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता था? पैडी। याद आ रहा है कि नहीं और आ रहा? फिर वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एग्जाम्प्ट, फिर स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल पल्सेस फ्रूट्स नट, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये भली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की अगर डेफिनेशन में नहीं भी आ रहे तो भी इनको एग्जम्पशन दे रखी है, क्योंकि इन पे कई बार ना डिस्प्यूट हो जाते हैं कि इन्हें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माने या ना माने। क्योंकि जैसे अब ये है पल्सेस, पल्सेस आर नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, दालें, आप समझ रहे हो? या ये स्पाइसेस, ये फैक्ट्रियों में तैयार होती हैं, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जैसे आप वहां पढ़ते थे इनकम टैक्स में कि पोटैटो से चिप्स बनाना, उस तरह का पॉइंट है। तो इनकी क्या एग्जम्प्ट कर रखी है? इनकी स्टोरेज या वेयर हाउसिंग एग्जम्प्ट कर रखी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? 25 नंबर एंट्री में क्या है? एक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी है, वो ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है इलेक्ट्रिसिटी की, और उसके बारे में बता रखा है यहाँ पे कुछ सर्कुलर के अंदर पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको आप आज पढ़ लेना, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं टाइम नहीं लगा रहा इसके ऊपर, पर आप आज पढ़ लीजिए। और ये वाले जो एग्जाम्पल हैं सारे, आप इनको एक बार ट्राई कर लें, कुछ तो सॉल्व हैं कुछ अनसॉल्व हैं, एटलीस्ट जो सॉल्व वाले हैं वो तो पक्का देख लो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। सुन रहे हो? कर लोगे आज? 26 नंबर एंट्री बात करती है सर्विसेज बाय आरबीआई, सर्विसेज बाय आरबीआई। बताओ रिवर्स चार्ज में आरबीआई के बारे में कुछ पढ़ा था? यस, सर्विसेज टू आरबीआई था वो, किसके द्वारा? मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी ऑफ आरबीआई। याद आया? छोटी एंट्री को करवा रहा हूं। 27A, बैंकिंग कंपनी सर्विस दे रही है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट की अकाउंट होल्डर को अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो इससे रिलेटेड कोई भी अगर पेमेंट ले रहा है बैंक, वो एग्जाम्प्ट है। फिर लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज हैं बाय वे ऑफ एन्युटी अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम रेगुलेटेड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी पीएफआरडीए। तो ये वाला जो है इनका फंड पीएफआरडीए जो अथॉरिटी बनी हुई है, ये रेगुलेट करती है पेंशन सिस्टम को, नेशनल पेंशन सिस्टम को, और उसमें वो एन्युटी ले लेके आपको किस चीज की सर्विस दे रहे हैं? लाइफ इंश्योरेंस की, वो एग्जाम्प्ट है। किसके द्वारा रेगुलेटेड है? पीएफआरडीए। क्या रेगुलेटेड है? नेशनल पेंशन सिस्टम। और उसमें क्या पे की जा रही? प्रोवाइडेड सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एन्युटी, मतलब जिसने इंश्योरेंस ले रखी है ना उसको एन्युटी पे हो रही है इसमें से, और ये कौन दे रहा है? एनपीएस, जो किसके द्वारा रेगुलेटेड है? पीएफआरडीए। ये सारा ना इस तरह का ही सिस्टम है यहाँ पे, ये इंश्योरेंस और वो सेक्टर है सारा। 35 हम कर चुके, 36 आज आप पढ़ो। लाइफ इंश्योरेंस कौन कौन सी एग्जाम कर रखी है? इसमें ये माइक्रो इंश्योरेंस वाला आपको पता होना चाहिए कि जहां कवर 50,000 रुपीज तक का है वो एग्जाम है। तो 35 36 आज आप घर से पढ़ो, समझ रहे हो? बाकी कुछ जो इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, एक एग्रीकल्चर रिलेटेड कल कर लेंगे हम, एक एजुकेशन रिलेटेड करवानी है, और एक हॉस्पिटल्स, ये तीन तो मेजर हैं। वकील हम कर चुके, बाकी छुटपुट एंट्रीज आप भी थोड़ी थोड़ी पढ़ी जाओ ताकि आपका चैप्टर कवर होता रहे। समझ आ रही है मेरी बात? यस और नो? तो आज आप घर से क्या क्या पढ़ के आओगे? एक तो अगर आप वो क्वेश्चंस कर लो ट्राई जो बुक के अंदर दे रखे हैं, वो देख लेना, और दूसरा इनकम टैक्स रिवाइज कर लेना, काफी उसमें करवाया आज, वो कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।